Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor, and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो आज है हमारा डे 2 मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज का. कल हमने सॉल्व किया था मॉडल टेस्ट पेपर 1 एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर 2. कल का जो पेपर था वो भी मे 24 के एमटीपी से इंस्पायर्ड था. आज का भी जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो भी मे 24 के एमटीपी से ही इंस्पायर्ड है. कल शायद हमने सीरीज 1 सॉल्व किया था एमटीपी का, आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीरीज 2. अब अगर आज के डिस्कशन की बात की जाए तो आज हम कोई भी केस सिनेरियो नहीं डिस्कस करने वाले हैं. आज हम ज्यादा फोकस डिस्क्रिप्टिव पे रखने वाले हैं. तो हम 5 से 6 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव के सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इस मॉडल टेस्ट पेपर के केस सिनेरियोज देखें तो दैट इज इजीली डूएबल. मतलब आप आराम से उस केस सिनेरियोज को सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. मुझे इस पेपर में लगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, तो मैंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ज्यादा पिकआउट किए हैं. तो टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट आते हैं और स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. CAJ is working as an internal auditor in JKL Limited, a non-listed company, basically an unlisted company. The responsibilities of internal auditor include reviewing financial information and performing detailed tests on transaction and balances. He is also responsible for compliance with law, regulation, and external requirements. During the year 22-23, service of an employee of a company were terminated. The said employee had filed a suit against the company in respect of certain compensation dues amounting to rupees 10 lakhs, which were not paid to him. Based upon the advice of legal counsel, the company has made a provision of rupees 10 lakhs in the financial statements for the year 22-23. However, somewhere in June 23, there is an out-of-court settlement between company and the employee for rupees 6 lakhs. The statutory audit of the company is under progress and the audit report has not yet been finalized. How internal auditors should proceed in the situation. तो यहाँ पे बोल रहा है JKL लिमिटेड करके एक कंपनी है एंड CAJ जो है वो इस कंपनी के इंटरनल ऑडिटर है. फिर आपको बताया इंटरनल ऑडिटर की ड्यूटीज क्या है. जैसे आपको पता है सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, चेकिंग कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, ओवर व्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चेकिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, एंड ऑब्वियसली एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस चेक करना. तो यहाँ पे आपको सारी ड्यूटीज बताई है इंटरनल ऑडिटर की. फिर आपको बताया है इस कंपनी में हुआ क्या. तो इस कंपनी में ड्यूरिंग द ईयर 22-23 एक एम्प्लॉय को कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया. अब 10 लाख उस एम्प्लॉय के अभी भी कंपनी को देने बचे थे एंड इसीलिए एम्प्लॉय ने क्या किया, एक सूट फाइल कर दिया कंपनी के अगेंस्ट. कंपनी ने अपने लीगल काउंसिल की बात सुनी एंड 10 लाख रुपए का प्रोविजन बना दिया. यानी एज ऑन 31 मार्च 23 कंपनी की बुक्स में 10 लाख का प्रोविजन दिख रहा था. बट जून 23 में कहीं पे एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई एंड अल्टीमेटली कंपनी को 6 लाख देना पड़ा. तो क्या कंपनी को पूरा 10 लाख देना पड़ा? नहीं. तो कंपनी को कितना देना पड़ा? 6 लाख देना पड़ा. या कंपनी को ये बात 31 मार्च को पता थी? हाँ मैम पता थी. तो ये कौन सा टाइप का इवेंट हुआ? ये हुआ एडजस्टिंग इवेंट. AS4 अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सब्सिक्वेंट इवेंट्स 2 टाइप के होते हैं, एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग. ऐसे इवेंट्स जिसके कंडीशंस एग्जिस्टेड एज ऑन 31 मार्च 23 उसको हम कहते हैं, जिसके कंडीशंस एग्जिस्टेड एज ऑन 31 मार्च उनको हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स. एंड यहाँ पे क्योंकि इवेंट का जो है कंडीशन एग्जिस्टेड एज ऑन 31 मार्च एंड उसके बारे में हमें जून में पता चल गया, तो इन इवेंट्स को हम मानेंगे एडजस्टिंग इवेंट्स. एडजस्टिंग इवेंट्स की खास बात ये है कि इनका एडजस्टमेंट हो जाना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. तो जहाँ नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स के बारे में हम सिंपली एक डिस्क्लोजर दे देते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, यहाँ ऐसा नहीं होता. यहाँ पे सब्सिक्वेंटली आपको एडजस्टमेंट करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. आपको ये भी बताया है कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है एंड स्टिल अंडर द प्रोग्रेस. लास्टली आपसे पूछा इंटरनल ऑडिटर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. तो इंटरनल ऑडिटर को ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए कि AS4 कंप्लाई हुआ है कि नहीं, यानी जो प्रोविजन है वो एडजस्ट तो हो गया है ना, 10 लाख से कम होके वो 6 लाख पे आ तो चुका है ना. तो इंटरनल ऑडिटर का काम यही है कि उसको देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में AS4 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है. यहाँ पे ऑल द क्वेश्चन ने आपसे स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में पूछा नहीं है, बट स्टिल अगर आप चाहे तो आप ऐसे 560 का रेफरेंस दे सकते हैं एंड बता सकते हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी ये चीज देखनी चाहिए कि जितने भी इवेंट्स हुए हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, अगर कुछ इवेंट्स एडजस्टिंग इवेंट्स है तो उसका एडजस्टमेंट हो गया है, अगर कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है तो उसका नोट्स में डिस्क्लोजर हो तो गया है.
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि इंटरनल ऑडिटर का एक ही काम है, उसको देखना है AS4 के साथ कंप्लायंस तो हुआ है ना। यहाँ पे ऑल्दो इन्होंने क्वेश्चन में कहीं AS4 का रेफरेंस नहीं दिया, बट आई विल पर्सनली रेकमेंड आपको AS4 का रेफरेंस देना चाहिए। दिस विल क्रिएट एन इम्पैक्ट इन योर आंसर एंड सामने वाले को भी देख के अच्छा लगेगा कि आपने जितने भी डॉट्स है वो सारे कनेक्ट किए हैं। इस क्वेश्चन की खास बात ये थी कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, हमने तो सिर्फ ऐसे 560 में स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में पढ़ा है कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स में क्या होता है, इंटरनल ऑडिटर के बारे में तो हमें पता ही नहीं। बहुत बच्चों को लगेगा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस उसको ये चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब कुछ सही से हुआ है ना, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है चेक करना कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस एंड उसकी जिम्मेदारी है चेक करना रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इंटरनल ऑडिटर को ज्यादा माथा बच्ची नहीं करनी है, बस उसको देखना है जितना भी काम होना चाहिए था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो हो तो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In an initial audit engagement, in case of inventories, the current period audit procedures on closing inventory balance provide little audit evidence regarding inventory on hand at the beginning of the period. Therefore, in such case, additional audit procedures become necessary so that the auditor may obtain sufficient appropriate audit evidence. डिस्कस दोज एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। तो आपको पता हो ऐसे 510 गाइड करता है एक ऑडिटर को कि ओपनिंग बैलेंस में उसको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे 510 अप्लाई होगा एंड ऐसे 510 कहता है कि एक ऑडिटर को चेक करना चाहिए ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है ना जो करेंट ईयर एफएस को इफेक्ट कर रही है। तो हमारा जो ऑडिटर है उसने ऐसे 510 की बात मानी एंड उसने सोचा कि चलो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं, बट जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब्ड थे ना उसके बाद भी उसको इन्वेंट्री के बारे में बहुत कम एविडेंस मिला, यानी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। अब वो आपसे पूछ रहा है हाउ और what are the additional procedures that he can perform to obtain sufficient appropriate audit evidence। तो सबसे पहला काम जो वो कर सकता है जो उसने क्वेश्चन में बताए गए केस के हिसाब से नहीं किया है, दैट इज फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है, यानी एज ऑन डेट फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है एंड उसमें जितने भी बैक कैलकुलेशंस है वो करके फिर से 31 मार्च का जो बैलेंस है वो रिकम्प्यूट कर सकता है। तो सबसे पहला काम है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन। दूसरा वो वैल्यूएशन चेक कर सकता है, यानी उस टाइम की जितनी भी डिटेल्स है जो भी रिक्वायर्ड है फॉर चेकिंग द वैल्यूएशन वो ले सकता है एंड वैल्यूएशन रिकम्प्यूट करके देख सकता है सही है या नहीं है। अगर वो चाहे तो वो कंफर्मेशन भी ले सकता है इफ देयर इज एनी इन्वेंट्री विद द थर्ड पार्टी एंड कंडीशन के लिए भी वो मैनेजमेंट और थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले सकता है। तो यहाँ पे आपको यही बताना है कि एडिशनल प्रोसीजर्स में फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अटेंड कर सकता है, वैल्यूएशन के लिए प्रोसीजर्स लगा सकता है एंड ग्रॉस प्रॉफिट और कट ऑफ प्रोसीजर्स से भी वो चेकिंग कर सकता है, यानी इन आउट रजिस्टर्स चेक कर सकता है एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये सब से भी वो ओपनिंग इन्वेंट्री का रिकम्प्यूटेशन एक बार कर सकता है। Yet again good question, something that is a bit out of the syllabus, बहुत बच्चों को पता नहीं होता है इन्वेंट्री के लिए एडिशनली आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आइटम्स ऑफ एफएस एंड ऑडिट एविडेंस दोनों चैप्टर का मिक्सचर करके आपको दिमाग लगाना है एंड ये आंसर देना है। तो जरूरी नहीं है अगर ऐसे 510 से क्वेश्चन आ रहा है तो जितने प्रोसीजर्स उसमें बताए गए हैं उसी तक क्वेश्चन रिस्ट्रिक्टेड रहे। द क्वेश्चन कैन आस्क यू एडिशनल प्रोसीजर्स एंड वो सब फिर आपको आइटम्स ऑफ एफएस वाले चैप्टर से लेके आना होगा। Third question. Internal control questionnaire is a comprehensive series of questions concerning internal control. A company is engaged in the business of manufacturing of chemicals. It has 2 plant locations in city A and 1 plant location in city B involving huge value of assets. Building at 3 locations is owned by the company. The company earns handsome profits and does not want to suffer losses due to business interruptions. It has a dedicated department for looking after insurance matters. As an auditor, prepare an internal control questionnaire concerning this department for obtaining staff responses. तो अगर आपको पता हो इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल का एक तरीका इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर भी है, जहां पे आप कंपनी के स्टाफ को एक क्वेश्चनेयर दे सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड उसके रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे इवैल्यूएट कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल कैसा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कंपनी है
एक कंपनी है जो कि केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है, उसकी 2 प्लांट लोकेशन सिटी ए में है और 1 प्लांट लोकेशन सिटी बी में है। आपको पता है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आग लगने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, एंड वहाँ पे आप देखोगे कि जो ओनर्स होते हैं वो बहुत कंसर्न्ड होते हैं फॉर इंश्योरेंस। तो यहाँ पे जो कंपनी के ओनर है वो भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, एंड इसीलिए ना चाहते हुए उन्होंने क्या किया है कि एक इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट बना दिया है। वो नहीं चाहते कि कंपनी को भारी भरकम लॉस एटलीस्ट फायर या नेचुरल कैलामिटीज या किसी और चीज से हो, तो उन्होंने क्या किया है, पूरा इंश्योरेंस का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर बनाओ जो तुम इस इंश्योरेंस वाले डिपार्टमेंट से पूछोगे, जिससे तुम रियलाइज या एनालाइज कर पाओगे कि जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। क्या पूछा क्वेश्चन ने आपको कहा है कि एक इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर बनाओ जो आप इस इंश्योरेंस वाले डिपार्टमेंट से पूछोगे, एंड उसके रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे आप एवेलुएट कर पाओगे कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो सही है या नहीं है। तो आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए? सबसे पहले तो आपको पूछना चाहिए किस चीज़ के लिए इंश्योरेंस लिया गया है, यानी फायर, फ्लड, बर्गलरी, अर्थक्वेक रिस्क, और भी कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए इंश्योरेंस लिया गया है, या इनमें से भी कुछ 1-2 चीज़ों के लिए ही इंश्योरेंस लिया गया है। दूसरा आपको पूछना चाहिए कि जितने भी लोकेशन है, ये जो तीनों लोकेशन है, ये तीनों कवर्ड है या नहीं है। तीसरा आपको पूछना चाहिए जितने भी एसेट्स हैं इन तीनों लोकेशंस में, क्या वो सब कवर्ड है या नहीं है। उसके बाद अगर रिन्यूअल डेट्स के बीच में भी कंपनी ने कोई एसेट खरीदा है, तो क्या वो भी कवर करवाने का प्रोविजन है या वो लेफ्ट आउट रह जाता है। क्या कोई ऑफिशियल है जो वैल्यू डिसाइड करता है और ये भी डिसाइड करता है कि पॉलिसी कहाँ से लेनी चाहिए और कहाँ से नहीं, यानी कोई कंपैरिजन कोटेशंस वाला चक्कर है या नहीं है। फिर क्या कोई पर्सन है जो पीरियोडिकली इन पॉलिसी वैल्यू को रिव्यू करता है एंड देखता है कि क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है या नहीं है। फिर क्या लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस लिया गया। अभी लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो सपोज कि कल को कंपनी के फैक्ट्री में आग लग गई। अभी आग लग गई तो ऑब्वियसली फॉर द डेज जब तक वो फायर शांत होगा, सब कुछ रिकवर होगा, तब तक कंपनी फंक्शन नहीं कर पाएगी। अब जब तक ये कंपनी फंक्शन नहीं कर पाएगी, मतलब वो ऑपरेशंस नहीं कंडक्ट कर पाएगी, मतलब उनका प्रॉफिट का लॉस होगा। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस बेसिकली इंश्योर करते ही जितना भी टेन्योर है जहां पे कंपनी ने इस क्लैमिटी की वजह से सफर किया है, इस कोई चीज की वजह से सफर किया है, उसमें जो प्रॉफिट का लॉस हो रहा है वो भी इंश्योरेंस कवर के अंडर इंक्लूडेड रहेगा, यानी इंश्योरेंस वाले पे करेंगे। तो आपको पूछना चाहिए क्या लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस लिया गया है क्या। फिर कोई क्लेम कंपनी ने सबमिट किया था जो रिजेक्ट हुआ है क्या, और अगर कोई पेंडिंग क्लेम है तो उसका रेगुलर फॉलोअप होता है ना। तो यहाँ पे कोई भी ऑडिट का नॉलेज नहीं लगाना है, सारा आपका जनरल नॉलेज लगाना है, क्योंकि एकदम बेसिक क्वेश्चन है ना। सबसे पहले आप कहीं पे भी जाओगे इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में, यही पूछोगे कि किन किन चीज़ का इंश्योरेंस लिया गया है। फिर आप पूछोगे क्या क्या चीज़ें कवर्ड है, कौन कौन से एसेट कवर्ड है, अगर कोई रिन्यूअल डेट के बीच में एसेट आ रहा है तो उसको भी कवर करने का प्रोविजन है क्या। उसके बाद क्या कोई पर्सन है जो रेगुलरली इन पॉलिसीज को रिव्यू करता है। फिर क्या लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस लिया गया है। फिर अगर कोई क्लेम्स है तो क्या वो रिजेक्ट हुए हैं, और जो पेंडिंग क्लेम्स है उनको भी कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला जो पॉइंट है वो आपके लिए नया हो सकता है, एंड कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एग्जाम में इसको मिस आउट भी कर जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी पॉइंट्स जो है आपको लॉजिकली समझना चाहिए कि कल को एग्जाम में इससे कुछ सिमिलर आता है तो आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कॉलम ए डिस्क्राइब्स डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन टर्म्स यूज्ड इन बैंकिंग इंडस्ट्री। कंप्लीट कॉलम बी बाय सजेस्टिंग टर्म अप्रोप्रिएट टू द डिस्क्रिप्शन गिवन। सबसे पहले ऑडिट ऑफ बोरोअर क्लाइंट ऑफ बैंक कैरिड आउट एट बैंक्स रिक्वेस्ट टू वेरीफाई बोरोअर्स करंट एसेट्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोरोअर का ऑडिट हो रहा है। कौन करा रहा है, बैंक खुद करा रहा है। बैंक ऐसा कब कराता है, तो मैम जब फंडेड एक्सपोजर 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है ना, तो बैंक को धुक धुक होते रहती है कि जो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स ये बोरोअर सबमिट कर रहा है वो सही है या नहीं है। एंड इसीलिए बैंक क्या कराता है, बैंक कराता है स्टॉक ऑडिट। आपने ड्राइंग पावर में ये पढ़ा होगा स्टॉक ऑडिट वाले टर्म के बारे में। तो ऐसा ऑडिट जो बैंक कराता है बोरोअर की, जब फंडेड एक्सपोजर 5 करोड़ से ज़्यादा हो, तो उसको अपने कहते हैं स्टॉक ऑडिट।
नेक्स्ट, लिमिट अप टू विच एन एंटिटी कैन विड्रॉ फ्रॉम सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट। तो बहुत आसान है, कितना तक एक बोरोअर विड्रॉ कर सकता है उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग पावर। दिस इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स एंड द मार्जिन्स एंड क्रेडिटर्स, ये सब डिडक्ट किए जाते हैं। Next, statutory right of a creditor to adjust debit balance in debtor's account against any credit balance lying in other account of debtor। तो इसको सिंपली कहते हैं सेट ऑफ, यानी बैंक के पास राइट है कि अगर कोई क्रेडिट और डेबिट बैलेंस है सेम नेम और सेम राइट में, तो बैंक उसको क्या कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है। Lastly, creation of security in a bank branch by mere delivery of title deeds by prospective borrower of funds। तो यहाँ पे क्या कोई रजिस्ट्रेशन हो रहा है? नहीं मैम, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ टाइटल डीड्स वही जो है ट्रांसफर कर दी जा रही है। तो इसको कहते हैं इक्विटेबल मॉर्टगेज। मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी में आपने पढ़ा होगा इक्विटेबल मॉर्टगेज के बारे में। तो जब मेयर डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स होती है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कोई मॉर्टगेज डीड नहीं बनता है, तो हम उसको कहते हैं इक्विटेबल मॉर्टगेज। बहुत आसान बट येट अगेन कंसेप्चुअल। अगर आप सारे कंसेप्ट्स के साथ बहुत थरो है तो आपके लिए बहुत आसान हो सकता है, और अगर आप कंसेप्ट्स के साथ थरो नहीं है तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो टोटली डिपेंड्स कि आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर है। Obtaining an understanding of entity and its environment, including the entity's internal control, is a continuous dynamic process of gathering, updating, and analyzing information throughout the audit. The understanding establishes a frame of reference within which the auditor plans the audit and exercises professional judgment throughout the audit. State few areas in which such an understanding is helpful to the auditor. तो यहाँ पे बोला है obtaining an understanding of entity and its environment and its internal control is a continuous process। तो ये बात हमें पता है, ऐसे 315 हमें ये बात पहले ही समझा देता है कि ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। दिन पे दिन आप एंटिटी के बारे में और जानेंगे और उसके हिसाब से आपके ऑडिट प्रोसीजर्स है जो मोल्ड होते जाएंगे। अब जो ये अंडरस्टैंडिंग है इसमें किसका यूज लगता है? प्रोफेशनल जजमेंट का। किसका यूज लगता है? प्रोफेशनल जजमेंट का। प्रोफेशनल जजमेंट मतलब एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड ट्रेनिंग ऑफ ऑडिटर का यूज होता है। एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड ट्रेनिंग का यूज होता है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है स्टेट फ्यू एरियाज इन विच सच एन अंडरस्टैंडिंग इज हेल्पफुल टू द ऑडिटर। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका एग्जाम्पल मांग रहे हैं। क्या वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी का एग्जाम्पल मांग रहे हैं? क्या वो इंटरनल कंट्रोल का एग्जाम्पल मांग रहे हैं? क्या वो प्रोफेशनल जजमेंट का एग्जाम्पल मांग रहे हैं? ये हमें समझ में नहीं आता। तो मैं बता दूं यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे प्रोफेशनल जजमेंट का एग्जाम्पल, यानी कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट का यूज होता है इन। तो ये क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं था, बट ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन का पैरामीटर थोड़ा ज्यादा था। इस क्वेश्चन में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी का एग्जांपल लिख के आ जाते हैं, कुछ इंटरनल कंट्रोल का एग्जांपल लिख के आ जाता है। तो मैं बता दूं अगर कल को ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आपको प्रोफेशनल जजमेंट का एग्जाम्पल लिखना है। आपको बताना है प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ यूज हो सकता है बाय द ऑडिटर इन ऑडिट। तो कहाँ यूज होता है प्रोफेशनल जजमेंट का? रोमम असेस करने में यूज होता है, मटेरियलिटी डिटरमाइन करने में यूज होता है, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज एंटिटी ने लगाई है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं उसको डिटरमाइन करने में यूज होता है, कहाँ ज्यादा प्रोसीजर्स लगने चाहिए, कहाँ ज्यादा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना चाहिए, यानी स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन के एरियाज को डिटरमाइन करने में यूज होता है। उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर्स में एक्सपेक्टेशन डेवलप करने में, यानी जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करते हैं कि मेरे हिसाब से इसका रिजल्ट इतना होना चाहिए, तभी आप समझ पाते हैं मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। तो ये जो आप मेरे हिसाब से अजम्पशन बनाते हैं, एक्सपेक्टेशन बनाते हैं, इसमें भी प्रोफेशनल जजमेंट का यूज होता है। एंड लास्टली जो ऑडिट एविडेंस है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है या नहीं उसको एनालाइज करने में भी आपके प्रोफेशनल जजमेंट का यूज होता है। सो नथिंग वेरी यूनिक, बट ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारी कॉपीज चेक की है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी का एग्जाम्पल दिया है, किसी ने इंटरनल कंट्रोल का एग्जाम्पल दिया है। तो मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट का एग्जाम्पल मांगा जा रहा है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। तो ऑन रिव्यूइंग इंटरनल कंट्रोल ओवर अकाउंटिंग फॉर सेल्स एज अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड, द ऑडिटर फाइंड सर्टेन डेफिशिएंसीज इन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ऑथराइजेशन ऑफ सेल्स ऑर्डर, प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइसेज, प्रिपरेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स एंड नॉन फॉलोइंग ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स एज स्टिपुलेटेड बाय मैनेजमेंट।
The auditor finds these lapses to be significant deficiencies in internal control over sales. He points it out to the management in a one-liner as under: instructions on internal control related to sales are not properly followed by the staff. Is communication by the auditor proper? तो मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी रिसेंट आरटीपी में भी पूछा गया था। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का भी पार्ट है ये, टेस्ट योर नॉलेज में भी शायद पूछा गया है एंड कई बार ये एमटीपी आरटीपी में रिपीट किया गया है। तो ये क्वेश्चन किस पे है? ये क्वेश्चन है ऐसे 265 पे, जहाँ पे बताया गया है कि जब एक ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट कर रहा है मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को, तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है ए लिमिटेड करके कंपनी है एंड उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहा है। ऑडिटर को ऑडिट के दौरान पता चला कुछ डेफिशिएंसीज हैं इंटरनल कंट्रोल में एंड उसने क्या किया, उसने मैनेजमेंट को स्ट्रेट अवे लिख दिया, इंस्ट्रक्शन ऑन इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू सेल्स आर नॉट प्रॉपर्ली फॉलोड बाय स्टाफ। अब आपसे पूछा जा रहा है कम्युनिकेशन अप्रोप्रिएट है या नहीं है, तो मैं बता दूं कम्युनिकेशन अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों नहीं है? तो ऐसे 265 कहता है जब भी आप मैनेजमेंट को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल बता रहे हो तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी देना चाहिए, उसके बाद साथ साथ में उसका पोटेंशियल इफेक्ट बताना चाहिए, यानी इस डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है। फर्दर अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को लगेगी फॉर अंडरस्टैंडिंग द डेफिशिएंसी, तो आपको वो भी अटैच करना चाहिए। तो यहाँ पे ये सब चीजें फॉलो नहीं हुई है, यहाँ पे स्ट्रेट अवे ऑडिटर ने ये लाइन लिख दिया है, तो ये बात गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ऐसे 265 के हिसाब से। गेट अगेन इन्होंने रेफरेंस नहीं दिया है ऐसे का, बट मैं रेकमेंड करूंगी आप जब एग्जाम में आंसर लिखे तो ऐसे 265 का रेफरेंस दे। तो आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे 265 कहता है कि जब भी एक ऑडिटर बता रहा है डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल के बारे में तो उसको डिस्क्रिप्शन देना चाहिए, पोटेंशियल इफेक्ट्स देने चाहिए एंड अगर उसको लगता है कोई और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है which will help the management और TCWG to understand the matter, तो उसको कम्युनिकेट और अटैच करना चाहिए। यहाँ पे जो है ये कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है क्योंकि ना पोटेंशियल इफेक्ट्स एक्सप्लेन्ड है, प्लस जो अटैचमेंट्स होने चाहिए, जो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए फॉर मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द मैटर, वो सब भी नहीं है। तो यहाँ पे उसको बताना चाहिए कि सच एंड डेफिशिएंसी कैन लीड टू मिसस्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड ट्रेड रिसीवेबल्स इंपैक्टिंग प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि अगर वो कंट्रोल के बारे में हाईलाइट करेगा, वो पोटेंशियल इफेक्ट्स के बारे में हाईलाइट करेगा, तभी कंपनी को पता चलेगा ना भाई ये नहीं होने से क्या होगा। सिंपल सी बात है, अपने को कोई बीमारी होती है, जब तक अपने को ये नहीं बताया ना कोई कि इस बीमारी की वजह से देख तेरे को ये हो सकता है, तब तक अपने वो मैटर सीरियसली नहीं लेते। सेम मैनेजमेंट के साथ है, जब तक आप उनको ये नहीं बताओगे ना देखिए इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी की वजह से ये हो सकता है, तब तक वो इस मैटर की इंपॉर्टेंस को समझेंगे नहीं। इसीलिए आपको पोटेंशियल इफेक्ट्स भी बताना चाहिए, ठीक है। So that is it for day 2 of the series. I hope yet again you are liking the series. And अब हम कल मिलेंगे day 3 के साथ, जहां हम डिस्कस करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर 3। आज के भी क्वेश्चंस येट अगेन यूनिक थे, प्लस आज के क्वेश्चंस थोड़े ऑफ द ट्रैक भी थे, मतलब आउट ऑफ द सिलेबस टाइप थे थोड़े से, जहाँ पे आप खुद का दिमाग लगे। तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर देख के जाना चाहिए कि कल को ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में तो आप आराम से इसको टैकल कर पाए। So that is it for today's video. अब हम मिलेंगे कल, and until then keep following Naveen classes. Thank you.